बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल तक अपोजिशन IMF के साथ ताजा तरीन मुआहदे को तारीख का बदतरीन मुआहदा और ताबूत में आखिरी कील करार दे रही थी, लेकिन आज गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी इस मुआहदे को बदतरीन करार दे दिया। यह हुकूमत की तरफ से पहली मनफी गवाही है। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवानी है, और वो लोन है, चार्टी नहीं है। हुकूमत अब क्या कहेगी? क्या हमें अब कामयाबी का ढोल पीटना चाहिए? दूसरा, फवाद चौधरी ने आज एक लिस्ट शेयर की। इस लिस्ट में बड़े फख्र से बताया गया पाकिस्तानी धड़ाधड़ नौकरियों के लिए बाहर जा रहे हैं। हम अगर इस लिस्ट में चंद बड़े मुल्कों को साइड पर कर दें तो बाकी दर्जन से ज्यादा मुल्कों में पाकिस्तानियों का नौकरियों के लिए जाना इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तानी नाइजीरिया, इराक, लिबिया, सोमालिया, युगंडा और सूडान जैसे मुल्कों में भी जा रहे हैं, जहां से उनके अपने शहरी भाग रहे हैं। क्या यह भी क्रेडिट की बात है? हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे। और मिनी बजट भी तैयार हो गया और हुकूमत और अपोजिशन भी महंगाई पर एक दूसरे के आमने सामने आ गई। घी देख लें, एक साल में 58% इजाफा हुआ है घी की कीमत में। गोश्त देख लें, 20% इजाफा हो गया। आटे में 19% इजाफा, चीनी में 20% से ज्यादा इजाफा, मसूर की दाल में 28% इजाफा। ये इजाफे सिर्फ पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? ये अफगानिस्तान में भी क्यों नहीं है? ये बांग्लादेश में नहीं है, ये नेपाल में नहीं है, ये भूटान में नहीं है। इमरान खान ने एक कामयाबी हासिल की है। महंगाई में 200 ममालिक दुनिया में हैं, उसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। तो जिस तरह इमरान खान जा रहा है, पाकिस्तान जल्द ही पहले नंबर पर होगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो महंगाई के ऊपर इस वक्त एक विर्द है या जो वो गुफ्तगू करते हैं, उससे इसलिए उनका क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो जिस दिन आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी दौर में पॉलिसीज बेहतर रखते और आज हमारी डिपेंडेंस ना होती ज्यादा बाहर के ऊपर, तो हमारी महंगाई में हालात ये ना होते। आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, आपकी दरामदात ज्यादा है, आपका डॉलर ऊपर जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब मिनिस्ट्री संभाली थी अपनी गैस की, ₹1 का उसके ऊपर कर्जा नहीं था। जिस दिन ये छोड़ के गए, 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के चले गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में आज का दिन बहुत ही सख्त था। हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे। जबकि पंजाब में बल्दियाती एक्ट पर काफ लीग और PTI में डेडलॉक अभी तक मौजूद है या ये खत्म हो गया है, ये सारे इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम के इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं रियाज फतेहाना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, पिछले एक हफ्ते से खबरों में है। आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इनसे पूछेंगे कि वाकयात असल हुए क्या थे। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनके साथ इनका ताल्लुक है। और मुल्क के नामवर मारूफ सनतकार आरफ हबीब साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आरफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई आज, 2134 पॉइंट्स अचानक नीचे गई और 332 अरब रुपए का नुकसान है एक ही दिन में, तो ये महंगाई का इफेक्ट है, ये और कुछ चीजें हैं? आई थिंक इसकी 3-4 जो है वो थोड़ी सी बुरी खबरें आ गई एक साथ। एक तो ये कि टी बिल का ऑक्शन जो कल हुआ, उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत बढ़ गया। तो वो लास्ट जो हुआ था वो 10.1 पे हुआ था और उससे पहले वो 8.5 हुआ था। उसकी जगह वो 11.5% पे जो है वो टी बिल्स जो है वो सेल किए गवर्नमेंट ने। दूसरा जो है वो एक तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट का नंबर जो आया है वो काफी बड़ा नंबर है और उससे जो है $5 बिलियन का फर्क है। हाँ जी, और उससे जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आई थिंक वो भी बड़ा आएगा। तो उसकी वजह से जाहिर है आपके रिजर्व्स पे और आपकी रुपये की वैल्यू पे जो है वो बुरा असर पड़ेगा। फिर ये है कि इमर्जिंग मार्केट से डिग्रेड होके फ्रंटियर मार्केट में गए, तो उसकी वजह से जो इमर्जिंग मार्केट फंड्स हैं उन्होंने काफी सेलिंग की है पिछले दिनों में। तो वो लोगों ने ये समझ के कि वो आखिरी सेल है यहाँ लिया था, लेकिन ये खबरें पूरी आने की वजह से उनको भी जो शॉर्ट टर्म लोगों ने परचेस की थी वो उन्होंने जो है वो पैनिक सेलिंग की है। तो इसकी वजह से ये मार्केट जो है वो इतना शार्पली जो है वो नीचे गई। अच्छा आरसा, ये फरमाइए, ये ट्रेंड जारी रहेगा या फिर कम बैक करने के चांसेस हैं कोई?
देखिए मेनली जो एक और जो वजह है वो हमारे ज़्यादा इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो भी हाई साइड पे हैं, तो उसकी वजह से लोगों में ये डर और खौफ है कि पॉलिसी रेट जो 16 तारीख को फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है उसमें मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ने का केस जो है वो लोगों को नजर आता है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है लोग जो है वो देखेंगे। प्लस फिर ये बात आ रही है कि अभी कुछ वो जिसको वो कहते हैं मिनी बजट, सप्लीमेंट मिनी बजट, वो मिनी बजट भी अनाउंस होना है, तो उसमें लोग देखना चाहेंगे कि किस किस्म के असरात होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज पे और बिजनेसेस पे, तो उसका भी लोग इंतजार करेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि इट विल टेक सम टाइम, जो कि अच्छी बात ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस जो है में अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। पहले वो काफी जो बढ़ गए थे उसकी वजह से ज़ाहिर ये हम पे बुरा इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान पे, तो उसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। और दूसरा जो अच्छी बात यह है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, तो वहाँ जो है वो भी मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन में के मामले में वो रिलीफ प्रोवाइड करने के चांसेस हैं। लेकिन आलम साहब ये देखिए, ये जो मिनी बजट है इसमें गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है और सब्सिडीज वापस ले रही है, जीएसटी वापस चला जाएगा, तो अब ये सारी जो चीजें हैं, सारे इशारे इनको ज़हन में रख के बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज पे क्या इफेक्ट होगा इसका। आई थिंक इसमें कुछ जो एग्जेम्पशंस हैं वो खत्म की गई हैं, जैसा कि वो बताते थे कि भाई इनिशियली जो है वो IMF के साथ 700 बिलियन का जो है वो अग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उसको जो है अब वो 350 पर उनके साथ सेटलमेंट हुई है, और उसमें जो है जो सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशंस थे वो मेनली वो खत्म होंगी, कुछ कहीं जो है वो टैक्स की एग्जेम्पशन है वो खत्म होंगी, बट मुझे जनरली ऐसा कुछ नहीं लगता कि जिसकी वजह से ये स्टॉक एक्सचेंज पे उसका नेगेटिव असर हो। और अगर महंगाई यहीं पे रहती है सर, इन्फ्लेशन का रेट यही रहता है 12% या 11%, तो स्टॉक एक्सचेंज कहाँ होगी फिर? जी वो और उसके लिए जो है वो ये नेगेटिव फैक्टर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी तक जो है ये इन्फ्लेशन पीक करेगा और ये नंबर्स जो है वो ऊपर जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो टेपर डाउन जो है वो होगा। तो ये जो इन्फ्लेशन वगैरह के नंबर को ठीक होते होते मैं समझता हूँ कि 3 से 4 महीने जो है वो लगेंगे। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंकिंग सेक्टर को फायदा होता है, ENP सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, उनका डॉलर इनकम होती है, इसी तरह पावर सेक्टर डॉलर इनकम होती है, फर्टिलाइजर है, टेक्सटाइल है, इन पर ही इंटरेस्ट रेट का इतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेंटिमेंट तो जो सबड्यूड रहेगा, लेकिन नीचे अंडरलाइन सेक्टर्स एंड कंपनीज जो है उसमें आई बिलीव जो स्टेबिलिटी रहेगी। बिल्कुल ठीक। आर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फतेह साहब फरमाइए, प्राइम मिनिस्टर आज मुलाकात बिलाखिर आपकी हो गई, उससे पहले ये खबरें चलती रही कि आपको फारग कर दिया गया, अब आप पार्टी में भी नहीं तो क्या आप मुलाकात हुई? जुवैद भाई, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये ख्वाब आपकी अपनी पार्टी देख रही थी। तो हर जगह पे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उनको कुछ मरूमियों का शिकार होते हैं, कुछ हसास कमतरी का शिकार होते हैं, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है बाज़ का तो ऐसी चीज़ें कर देती है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरा ख़ानदान 9वीं दफ़ा असम्बली में है, मैं खुद 6ठी दफ़ा असम्बली में हूँ, अक्सर आज़ाद हैसियत से आया हूँ और कई दफ़ा एज ए मिनिस्टर सर्व कर चुका हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मुझे अपने आप एतमाद है, कोई करप्शन का चार्ज मुझ पर नहीं है, कैपेसिटी में मुझे कोई शक व शुबा नहीं है, काम करने वाला आदमी हूँ, 24 घंटे में से 16 घंटे काम करता हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, सेल्फ मेड हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राइज किया। सही बात। तो आज की मीटिंग में ग्लासगो कॉन्फ्रेंस का जिक्र आया? नहीं, वो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। आज तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने उसको अहमियत दी नहीं उस वाक़े को, मेरा ख्याल उन्होंने नहीं। उससे पहले खबरें आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया कि और मिनिस्टर्स पर पाबंदी लगा दी कि 3 महीने वो बाहर नहीं जा सकते, और साथ आपका वाकया कोट किया कि ये आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी जरताज बुल्लोर। उसके बाद मेरा ख्याल वहाँ पे कोई ऐसी बात ही नहीं की, बड़े खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई और वो उन्होंने वैसे कहा कि हम चाहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को और स्ट्रेंथन किया जाए ताकि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, एहतसाब का अमल, उसमें पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड किया जाए, और जहाँ सरकारी इदारे काम कर रहे हैं, नैब, FIA, वहाँ पे पार्लियामेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कैपेसिटी कैसे बेहतर की जा सकती है, इनको रिसर्च सपोर्ट कैसे दी जा सकती है,
और इसमें बहुत सारी तजावीज़ हम सब से ली उन्होंने, और मैंने भी तजावीज़ दी और बाकियों ने भी दी। अच्छा, एक सवाल ग्लासगो कॉन्फ्रेंस पर करके ना फिर दोबारा हम इस तरफ आएंगे। ये फरमाइएगा ग्लासगो कॉन्फ्रेंस के बारे में जो आपके ख्यालात थे, जो आपका स्टांस था, जो वुज़रा ने वहाँ पे किया, जो ब्यूरोक्रेट्स ने वहाँ पे किया, आप अपने बयान पे कायम हैं या आज एक दूसरा बयान है आपका? देखिए, मैं कोई किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ तो मैं कोई बात नहीं कर रहा था। मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म का अपना बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि एहतसाब हर एक का, वो गवर्नमेंट में हो या पोजीशन में हो, वो ख़ुद भी पसंद नहीं करते कि कोई चीज़ें ख़िलाफ़ ज़ाब्ता हों या उसमें कोई ज़ाती बेनिफिट को ले। तो इसी वजह से मेरा ख्याल है कि उन्होंने मेरी बातों को नापसंद नहीं किया, बल्कि मेरा ख्याल है कि उसमें उन्हें बड़ा फुल एतमाद मुझ पर है और रहा उनको। बेसिकली असूल की बात की थी आपने, तो वो जो मैंने की, मैं समझता हूँ कि कोई मैंने ऐसी कोई नामुनासिब बात भी नहीं की थी। अगर हम अपने इदारों का खुद एहतसाब नहीं करेंगे तो इसका नुकसान तो मुल्क को होगा। तो मेरा ख्याल मुल्क सबसे पहले आता है, पार्टी बाद में आती है। और वैसे आप उसमें जिम्मेदार ज्यादा किसको समझते हैं? ताज गुल साहब को समझते हैं, अमीन असलम साहब को समझते हैं? सवाल मेरा है ख्याल है इस पर, चूंकि दो जगह पे इंक्वायरी इनिशिएट हो चुकी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी और स्टैंडिंग कमेटी और क्लाइमेट चेंज पर भी। ठीक है, और उसका आउटकम आने दें, हर चीज वैसे दूध और पानी का पानी। देखिए ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे आपकी आज मुलाकात हुई ना, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम इसको मजबूत देखना चाहते हैं। तो ये इशू है ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस वक्त, तो जाहिर है आप इसे डेविएट कैसे कर सकते हैं? जी बस मैं किया ना, उस पर देखना तो ये है कि इसको हम कम खर्च में ज़्यादा अच्छे नतज कहाँ से बरामद किए जा सकते हैं। अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे, कैपेसिटी को इम्प्रूव करेंगे। पैसा ज़ाया हुआ था सर ग्लासगो कॉन्फ्रेंस पे पाकिस्तान का? देखें, वो डोनर का पैसा भी पाकिस्तान का ही पैसा होता है मेरा अल्टीमेटली, तो मुल्क जिम्मेदार होता है। इस पे ये है कि डोनर ने अगर किसी मकसद के लिए दिया है, मसलन खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में क्लाइमेट के जो चेंज के असरात से बचने के लिए लोगों को, गरीब लोगों को उनको माली इमदाद देने के लिए अगर वो पैसा कहीं और इस्तेमाल होता है, चूल्हे देने के लिए, चूल्हे देने उन्होंने, माली इमदाद देनी उन्होंने, गैस प्रोवाइड करनी उनको, इससे तो आई होप सो कि इस पे सारा चीज़ें बाहर आ जाएंगी। और नहीं, वैसे सिंपल सवाल है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, वो पैसा प्रॉपर जगह पे लगना चाहिए था, गलत जगह पे इस्तेमाल हुआ। ब्यूरोक्रेट्स हैं, वुज़रा अपनी फैमिलीज को ले गए, स्टॉल में कुछ भी नहीं था, वहाँ पे एक टेलीविजन लगा हुआ था। तो ये सारे का सारा वेस्टेज ऑफ मनी है पाकिस्तान की, और ये अब इशू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में है, तो जिम्मेदार को सजा मिलेगी इस बार। जी ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा और ना कोई किसी की। पहले आपने इल्जाम लगाया था आपने इल्जाम लगाया तो इशू बना सर। इस पे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो सब कुछ चूंकि ऑन रिकॉर्ड आ चुका है और वो असम्बली की प्रोसीडिंग का हिस्सा है और मिनट्स में आ चुका है, उस पर दोबारा बात करने की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता। और दूसरा, जहाँ तक शो का नोटिस का तल्लुक है, तो पार्टी का जो आइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, उसके मुताबिक अगर किसी को शिकायत है तो उसको शिकायत पार्टी के पास लॉन्च करना होती है। पार्टी लीडरशिप फैसला करती है कि इसकी इंक्वायरी चाहिए कि नहीं। इस मामले में पार्टी लीडरशिप को सिरे से शिकायत की ही नहीं गई, डायरेक्टली इंक्वायरी कमेटी को भेज दी गई है। तो उसका कोई आईनी कानूनी पोजीशन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं, किसने भेजी वैसे? वो जिन्होंने भेजी आपको पता है? वैसे सवाल है सवाल है ना, नहीं जो वो हमारे मलिक अमीन असलम साहब जो उन्होंने भेजी है, तो उसकी कोई नाराज है आपसे? बेसिकली मेरी तो उनसे झगड़ा ही कोई नहीं है, पता नहीं उनको। अच्छा, वैसे अपनी फैमिली को लेकर गए थे वहां पे? हाँ जी, फैमिली को लेकर गए थे वहां? वो तो खुद भी इसको ऑन करते हैं। वो तो मेरे तो इल्जाम की तो बाद में बात आती है ना जी। क्योंकि कितने फैमिली के कितने लोग थे? मेरा ख्याल के जो 2 ये थे, 6 सरकारी मुलाजम थे, और तो बाकी वो 8 बनते हैं। तो 16 कैसे हो गए आप खुद अंदाजा कर लें, उस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा। 8 तो सरकारी हो गए, 10 दूसरे गैर सरकारी हो गए। तो अब यही हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरे तो ये देखिए, नोटिस वो आपने देना था उनको, उन्होंने आपको क्यों दे दिया? तो वो ऐसा होता रहता है तो मेरा, लेकिन इस बार आप ये गारंटी करेंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हिसाब भी होगा, और अगर अमीन असलम साहब जिम्मेदार हुए तो उनको सजा भी होगी? मैं अर्ज करूँ कि ताज गुल साहब, प्राइम मिनिस्टर जो है ना, इस मामले में उनका कंडक्ट जो आप जानते ही हैं, वो बिल्कुल एहतसाब के मामले में 2 राय रखते ही नहीं है। वो उनका फैमिली मेम्बर हो, वो उनका कोई पार्टी का लीडर हो, अगर कहीं भी गड़बड़ होगी तो वो किसी को ज़ीरो टॉलरेंस प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है, और वो अपनी बात पे कायम है। और मुझे खुशी है कि उनका एतमाद हमें हासिल है। और आज उन्होंने कहा कि अगर इसमें भी कोई जिम्मेदार है, अमीन असलम साहब या जरताज गुल साहबा या कोई ब्यूरोक्रेट, तो फर्क होगा। जी, उन्होंने ओपनली ये बात कही ना कि एहतसाब का अमल जो थ्रू नेशनल अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट
और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ और उनकी रिसर्च सपोर्ट के साथ होना चाहिए, और बिला तफरीक एहतसाब कोई इसमें गवर्नमेंट अपोजिशन की चॉइस या हुकूमत के अपने लोग भी हुए नहीं है, तो उनके खिलाफ आप चार्ज जो भी बेज़ाब्ती करें या करप्शन में मुलव्वस होगा उसकी कोई माफ़ी वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं है। डॉक्टर साहब, आप हमेशा एतराज़ करते हैं कि ये जी अपने लोगों को छोड़ देते हैं, अपोजिशन को पकड़ लेते हैं। ये देखें सामने बैठे हैं फतियाना साहब, आज वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि अगर अमीन असलम साहब का या जरताज गुल साहब का भी इशू हुआ तो सजा मिलेगी इस बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जो साहब आपने प्रोग्राम में दावत दी कि ये जिस मौजू पे आपने बड़ी तफसील से रियाज फतियाना साहब से गुफ्तगू फरमाई है, ये अभी इस इशू के हवाले से इब्तदा है। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतसाब की बात करती है या अपने लोगों के मुआसबे की बात करती है, फतियाना साहब ने भी यही बात की, तो ये उस दिन बात करेंगे कि जिस दिन ये जो मुतनाज़ा अभी इशू चल रहा है, इसमें जिन लोगों ने ये ज़्यादती की या अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया या अपने सरकारी वसाइल को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, उनको कोई सज़ा मिली, किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की गई, उस दिन मैं कहूँगा कि जी तहरीक इंसाफ ने ये बड़ा काम किया है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तक जितने भी इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा पे लगे हैं, उनके लोगों पे लगे हैं, उनमें से किसको सज़ा मिली है? यहाँ सबसे पहले स्कैंडल दवाइयों का आया जो 6 अरब की करप्शन से शुरू हुआ, उसके बाद कई और केसेस जो नैब के अंदर आए, लेकिन किसी के अंदर गवर्नमेंट के होते हुए गवर्नमेंट के अपने लोगों ने इल्जाम लगाया और उसके बाद कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और जिनके ऊपर एतराज हो रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो बड़ी बात है। फतियाना साहब का अपना एक फैमिली बैकग्राउंड है, ये एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, शरीफ आदमी है, इन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर एक मसला उठा दिया है। मैंने मुख्तसर अर्ज कर दिया है कि जिस दिन ये मसला अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा और जिसने ज्यादती की उसे सजा मिली, उस दिन आप मुझसे बात कीजिएगा। अब मैं छोटी सी बात आपके सामने सजा नहीं होगी किसी को, सर आगे चलते हैं ना। एक छोटी सी बात मैं आपसे आपके पास यूनान की, मिस्र की, वस्ती अमेरिका की सारी खबरें होती हैं, आपके पास ये जो आपसे चंद 100 मीटर पे टीचर्स का नहीं उसमें बात करेंगे, वो तो बड़ा अहम इशू है। चंद 100 मीटर पे यहाँ पे एक इंटरचेंज बन रहा है जिसे हम इस्लामाबाद की 7th एवेन्यू कहते हैं, ये आपको पता है? इसके बाद आपको पता है 3 इस्लामाबाद में और मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। एक जुमला कहूंगा सिर्फ, जिस बदनामे ज़माना कंपनी ने पेशावर में BRT का 1 साल का प्रोजेक्ट 7 साल में किया, वो कोई 12-15 अरब का प्रोजेक्ट था, उसे जनाब 80 अरब पे ले गए। उस कंपनी को इस्लामाबाद में पिछले 3 साल में 3 मेगा प्रोजेक्ट हुए इस 7th एवेन्यू को छोड़ के। वो उस कंपनी को कैसे मिल गए? बाकी कंपनियां सोई थी। अदालत जाए सर, अच्छा, मैं बाकी काम छोड़ के अदालतों में फिरता रहूं? आप जाए ना जी। नहीं मैं आपको बता रहा हूं आपको, मैं किस चीज पे अदालत जाऊं? आपको इतनी तकलीफ मैं कहता हूं तो आपको जाना चाहिए। मैं 24 घंटों में से 24 घंटे भी अदालत में रहूं ना, तब भी इन केसेस को फॉलो नहीं कर सकते। इंसाफ के लिए तो अदालत ही जाना पड़ेगा। अच्छा, वो सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जनाब, वो भाई उस कंपनी में कौन से सुखाफ के तारे हैं? वहां उसको बैन होना चाहिए था। पेशावर में BRT पे करप्शन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन आपकी पार्टी के वहां बैठे हो, मुझे समझ नहीं आती। अदालत जाए उस कंपनी के खिलाफ जो करप्शन की इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके खिलाफ स्टे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं क्या आलमी अदालत इंसाफ चला जाऊं? अच्छा फतियाना साहब, वैसे ही देखिए 3 वो टेंडर लेके बैठी हुई है। ये मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। फतियाना साहब, ये जिस दिन ये सारे केसेस अंजाम को पहुंचे ना, उस दिन मैं कहूंगा कि इंसाफ और एहतसाब हो रहा है। माहौलियात की कॉन्फ्रेंस में 10 या 12 लोग इजाफी गए थे, आपको महसूस हुआ कि पैसा ज़ाया हुआ नहीं होना चाहिए? ये जो इस्लामाबाद का इन्होंने उठाया अभी सर, 3 मेगा प्रोजेक्ट्स है, अरबों रुपए का इशू है सर उसके अंदर, और लटके हुए हैं, मुकम्मल नहीं हो रहे, सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब आप, तो इसको उठाना सर, पूछे सर। देखिए डॉक्टर साहब मेरे ज़ाती दोस्त हैं और बहुत मज़हब शख्सियत हैं। ये गुजारिश ये है कि अगर इनके इल्म में कोई बात है, एक खुद माशाल्लाह मिनिस्टर भी रहे हैं, MNA भी, और बहुत पढ़े लिखे रहे, तो इन्हें चाहिए कि कानून का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। हुकूमत के पास तो पहले 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लेटर लिख सकते हैं जिसका चेयरमैन खुद इनकी जमात से है। ये अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये किसी अपना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाइक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB, FIA को केस भेज सकते हैं।
और इसके अगर वो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट या एविडेंस है जरूर दें इस पे। नहीं, ये तो नजर आ रहा है सर, 3 प्रोजेक्ट सामने इस्लामाबाद के अंदर, तो उस पर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बचेगा नहीं। अगर वो खुद ही तो फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उस पर स्टे ऑर्डर है, तो हुकूमत उसमें क्या कर सकती है। तो उसमें वैसे आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने महंगाई की बात की, उनको इस पे बात हुई कि महंगाई के जो हालात हैं, ये जो IMF के इशू है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ये नहीं, आज तो 1 पॉइंट एजेंडा था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और उसको कैसे मजबूत किया जाए ताकि पार्लियामेंट का जो रोल है एहतसाब में उसको किस तरह ज़्यादा बेहतर, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी, क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, हुकूमत अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, और इनमें अपना उस पर मेरी तजवीज़ पर उन्होंने इत्फाक किया कि तकरीबन कोई हज़ारों अरब रुपया FBR का अदालतों में फंसा हुआ है, क्योंकि बाज़ जगह ट्रिब्यूनल नहीं थे, कहीं अदालती प्रोसेस स्लो है। तो उन्होंने इस पर डायरेक्शन दी है अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कि उसको परसू किया जाए, और अगर कोई ट्रिब्यूनल नामुकम्मल है, लॉ डिवीजन उसको मुकम्मल करे ताकि वहाँ से रिकवरी ज़्यादा बेहतर हो। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी कहा गया है, उनकी सेक्रेटरी को भी कि, लेकिन उसमें देखिए राना तनवीर साहब को भी बुलवा लेते, आपके चेयरमैन तो जाहिर है वही हैं, अगर उनको बुलवा लेते तो ज्यादा इफेक्टिव हो सकती थी ये मीटिंग। लेकिन मेरा ख्याल है शायद सियासतबाजी की नजर होगी। ब्रेक के बाद तारक फजल चौधरी साहब के पास आना है, और सवाल इनसे सिंपल है कि सर ये जो महंगाई है इसके ऊपर आप इतना प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट ये कह रही है इतनी नहीं है जितनी आप प्ले कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि महंगाई पूरी दुनिया के अंदर थी, पाकिस्तान के अंदर उतनी नहीं है जितनी है, लेकिन आज रोज, बल्कि कल भी, आज भी शायद खान अब्बासी साहब का ये कहना है कि मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। IMF के साथ जो डील है आप उसका भी बहुत डंडोरा पीटते हैं, तो आपको ये अच्छी अच्छी चीजें नजर क्यों नहीं आती मुल्क के अंदर? सर अपोजिशन जो है वो अवाम की ऐनक से देखती है। अगर अवाम को कोई चीज़ अच्छी नज़र आती है और अवाम अगर गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी की सताइश करेंगे तो हम डबल सताइश करेंगे। देखें, पाकिस्तान की अवाम का चॉइस, अगर कोई फ़ायदा या भलाई हो रही है तो मैं समझता हूँ कि उस हुकूमत की या उस पॉलिसी की तारीफ़ ना करना मुनाफकत है। अगर अवाम किसी जगह खुश हैं, सबसे पहले मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। आज करप्शन की बात हो रही थी एक जगह जनाब, वही जो एक मंत्रा पिछले 3 साल से, और बल्कि उससे भी पिछले 5 साल से इमरान खान साहब पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा जी कि आप ये एहतसाब जो है इस पर आपको क्या एतराज़ है। मैंने कहा जी अगर मियां नवाज शरीफ साहब को आपने इल्ज़ाम उन पर लगाया, सिर्फ एक जुमला कह रहा हूँ, अगर आप उन पर इल्ज़ाम लगाया मियां नवाज शरीफ साहब पे, आपने पानामा का आपने फारिग किया उन्हें कामा पे, हमें ये एतराज़ है। मैंने कहा अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उन्हें अगर सज़ा दी होती कि आपने जनाब फ़लाँ गवर्नमेंट का पैसा, आपने फ़लाँ ठेके में इतना पैसा खाया है, ये साबित होता और अदालत ने सजा दी होती, तो मैं आज एहतजाजन मुस्लिम लीग नून में ना होता। लेकिन हमें एतराज़ ये है कि आपने ज़ाती इंतकाम का नाम जो है वो एहतसाब रखा हुआ है। अब ये जो महंगाई वाला इशू है, मैं जहाँ तक 2 बातें इसमें हुकूमत करती है, एक जनाब आलमी मंडी, दूसरा कोविड। भाई आलमी मंडी का पाकिस्तान में जो मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जो फार्मर टिंडे या टमाटर उगा रहा है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो यहाँ पे गोभी उगा रहा है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन है ना सर, देखिए सर ट्रांसपोर्टेशन के अंडे जो है वो क्या आप हवाई जहाज में लेके जाते हैं? पेट्रोल महंगा होगा। अच्छा अगली नहीं, क्या मुर्गियाँ पेट्रोल पीती हैं? पेट्रोल का मुर्गी से क्या ताल्लुक है? दूसरी बात आप सुने सर, दूसरी बात सुने, मैं आप उस पर आ जाता हूँ। क्रॉप्स आपकी बम्पर हो रही है बकौल गवर्नमेंट के, गंदम की क्रॉप बम्पर, गन्ने की क्रॉप बम्पर, चावल बम्पर, हर चीज बम्पर, कीमतें भी बम्पर। और भाई अगर क्रॉप्स बम्पर हो रही हैं तो कीमतें नीचे करें। अच्छा छोटी सी एक बात सुन लें, एक सियाने ने ये कहा, हुकूमत में से नाम मुझे नहीं पता, कि जनाब पाकिस्तान में चीनी आपकी जो जरूरत है उससे ज्यादा हो गई है, अब जनाब एक्सपोर्ट कर दी। फिर किसी दूसरे सियाने ने कहा नहीं वो तो शॉर्ट हो गई है, फिर इंपोर्ट कर दी, सब्सिडी भी दे दी। अब ये इसका कोविड से क्या ताल्लुक है, इसका आलमी मंडी से क्या ताल्लुक है? जब इस तरह की माजरत से मेरे भाई बैठा है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, चवलें आप मारेंगे और उन लोगों की जो पता ही नहीं है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि फिर कोविड क्या और खजाना को तो कम से कम पता है ना सर। सर वजीर खजाना कौन है? और वजीर खजाना कौन है? स्टेट बैंक वो वजीर खजाना जो आज कह रहा है जनाब की हुकूमत फेल है, इसकी पॉलिसी में फेल है, अगले दिन उसे कहा कि वजीर खजाना तुम आ जाओ, उसने कहा बेहतरीन पॉलिसी चल रही है। एक वजीर खजाना को जो इससे पहले थे उसे बना रहे थे सेनेटर, क्यों? उनकी खिदमात के एतराफ में सेनेटर वो नहीं बन सका, कहा गया सारी महंगाई की तरफ से बरतरफ करो उसे। क्या बात कर रहे हैं चोई साहब। और एक और इंतहाई अहम मसला अगर आप इजाजत दें, इस्लामाबाद में आज एक बहुत बड़ा 4-5 हज़ार असातिज़ा ने एहतजाज किया है के सामने, 3 दिन से कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप इजाजत दें तो मैं भी बात करूं, चलो उसके बाद करते हैं। अच्छा फतेहाना साहब ये फरमाइएगा सर, ये वाकई महंगाई है पाकिस्तान में, ये नहीं? बड़ी कंफ्यूजन है सर, इस पे जरा क्लियर कर दें।
देखिए अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बम्पर क्रॉप हो रही, फसल हो रही है तो फिर कीमतें ऊपर क्यों नीचे क्यों? उसकी वजह यह है कि रुपए की कीमत कम हुई है और इनपुट्स जो मसलन ज़रिए अद्वियात, फर्टिलाइज़र, ऑयल, बिजली, सब वो अखराजात में इजाफा हुआ है। ठीक है, और क्यों फिर तो किया था ना उसकी करते बिना रुपए की नहीं, वो कर्ज कम? लेकिन डॉलर ओपन है ना, ओपन क्यों है सर? उनको कंट्रोल करें। नहीं, उसके बाद पहले मुस्लिम तरीके से कंट्रोल किया था, गवर्नमेंट ने ओपन इकॉनमी रखी है तो कोई नुकसान नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, उसकी लाइबिलिटी हम पे पड़ी हुई है। वो हमारा मुसलमान मुल्क है, इस्लामी नुक्ता नज़र से हम नहीं चाहते कि वो वहाँ के लोग भूख अफलास का शिकार हों। अब वहाँ जो चीनी, आटा, गंदम, यहाँ से चावल उधर जा रहा है, तो उससे भी वो एक इंसानी मामला है, इस्लामी मामला है, पड़ोसी का मामला है। लेकिन सर उसके पड़ोसी असरात सिर्फ भी वो हमारी हमारे इकॉनमी नहीं है पर ना, पड़े हैं। अफगानिस्तान सिर्फ अगर सिर्फ हमारे पड़ोसी होते ना फिर क्यों? साथ ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, टर्की है, ईरान है, पूरा सेंट्रल एशिया सर उनके साथ है। इस्लामी मुल्कों में सिर्फ पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क नहीं, 58 इस्लामी मुल्क है सर। लेकिन हम अपने कौमी फरीजा को ज्यादा बेहतर पहचानते हैं। कौमी फरीजा ज्यादा तो पाकिस्तान के अंदर है सर। नहीं, यहाँ पे लोग महंगाइयों से खुदकुशी कर रहे हैं सर। देखे ना, वो इससे हदीस नबी भी है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा हो तो आप जिम्मेदार हैं क़यामत के रोज़ कि आप के घर में रोटी है, पड़ोसी भूखा बैठा हुआ है। तो आप अगर आपके अपने बच्चे भूखे हो तो सर मैंने अर्ज किया क़यामत के दिन उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। वो बात ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भूख नहीं होनी चाहिए, हम उनके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन और देखेंगे उनकी मैशत हमसे बेहतर है सर। अफगानी रुपया जो है, अफगानी करेंसी पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि अपोजिशन की अगर अपनी ऐनक से धुंधलाहट दूर कर दें तो इन्हें नजर आएगा कि इकॉनमी तरक्की कर रही है। इस साल 5% GDP का ग्रोथ रेट हमारा होगा, पिछले साल 4.9% था। और कोविड सर तजारती खसारा एक महीने में $5 बिलियन है, जिसकी वजह से आज स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। वो स्टॉक एक्सचेंज का, कसिनो और स्टॉक एक्सचेंज दोनों की सेम मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे चलाने वाले कभी घाटे में नहीं जाते, उनमें खेलने वाले या खिलाने वाले घाटे में जाते हैं। ये एक अलग स्कैंडल होता है। तो वहाँ पे कैसे लोग बैठे होते हैं, जब चाहते हैं कीमतें गिरा देते हैं, जब उठा देते हैं तो उनका वो शेयर बेच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साइंस है। तो इस पर मेरा ख्याल से इकॉनमी को इससे मुंसलिक करके नहीं जांचा जा सकता। उस इकॉनमी के और पैरामीटर्स हैं। और देखें सर, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से देखें, स्टॉक एक्सचेंज बड़ी तेजी से नीचे गई, एक दिन के अंदर फिर ऊपर 2136 पॉइंट्स की कमी। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिकॉर्ड होगा इस टाइप का। अगर महंगाई से देखें तो इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान के अंदर है वो 12% है। अगर उसे डॉलर से नाप लें तो 176 रुपए का डॉलर आ गया। अगर हम रेट से मसलन इससे देख लें, पेट्रोल से देख लें तारीखी, बिजली के रेट से देख लें तारीखी, और कर्जे देख लें तारीखी, तो जिस तरह से भी आप देखेंगे गवर्नमेंट फंसी हुई नजर आ रही है इसमें। देखिए ना, गुजारिश ये है कि पिछले 75 सालों का जो गलत पॉलिसियाँ, नलायकियाँ, करप्शन, बद इंतज़ामिया, उसके असरात कहीं ना कहीं नमूदार होने थे। लेकिन अब फिर भी देखें, हम हालात को बहुत तमाम तरह, सबसे बड़ी बात है कोरोना था, हम नहीं लेकर आए ना। तो कोरोना बाकी मुल्कों में भी आया सर। सारे मुल्कों की इकॉनमी नीचे गई है, सारे मुल्कों का ग्रोथ रोड नीचे गया है। इंडिया की इस वक्त भी वहां पे इन्फ्लेशन जो है 5% से ज्यादा नहीं है सर। हमारा 12% पे है पूरे सार्क कंट्रीज में पाकिस्तान, और 180 मुल्कों की लिस्ट में पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने माजी में जो तरक्की की, उनकी इंडस्ट्री ने, उनकी इकोनॉमी ने, उसकी वजह से वो बहुत बड़ा मुल्क है। आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से जितना बड़ा मुल्क, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही वो शॉक ऑब्जर्वर ज़्यादा होती है। और अब देख लें, अगर मर्सिडीज जा रही है एक तरफ से, छोटी सुजुकी जा रही है, उसमें ज्यादा उछलेगी सुजुकी। तो बाकी मुल्क भी है ना सर, बाकी मुल्क नहीं उछले, उनकी सुजुकी नहीं उछली सर, हमारी सुजुकी उछल रही है। फतेहाना साहब, डॉक्टर साहब, ये वैसे माजी के साथ फतेहाना साहब की बात दुरुस्त है कि माजी से चीजें मुंसलिक हैं। जड़ें जब अगर खराब जगह पे होंगी तो उसका इफेक्ट भी डेफिनेटली फल पे भी पड़ता है। तो आप लोगों ने अगर कोई बेहतर पॉलिसीज बनाई होती तो आज ये मुल्क का हाल ना होता। जो सब पाकिस्तान की माशी हालात, दाखिली हालात कभी भी ना न्यूयॉर्क जैसे थे, ना शिकागो जैसे थे, ना कैलिफोर्निया जैसे थे। यहाँ पे जो मुर्जी आपको कमज़ोरियाँ हैं या हालात हैं वो सबको पता है। मसला ये होता है कि आप उस चैलेंज से लड़ते कैसे हैं। जब हमें गवर्नमेंट मिली थी तो उस वक्त क्या ये कोई फूलों की सेज थी पाकिस्तान पे हुकूमत? उस वक्त भी ये कांटों का बिस्तर था, चैलेंजेस मौजूद थे। लेकिन मैं ये जो आप कहते हैं ना, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान आते हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं, वो मईशत को बहुत बेहतर बताते हैं। मैं मईशत को हमेशा एक आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर कितनी आसानी है या कितनी मुश्किल आई है, मैं उससे देखता हूँ। और अगर
आप एक आम आदमी से पूछें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौर में तुम्हारा गुजारा कैसा हो रहा है, मुस्लिम लीग नून के दौर में कैसा था, पीस पार्टी के दौर में कैसा था, जनरल मुशर्रफ के दौर में कैसा था, उससे आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान की मीशत कहाँ पे है आज। ये तमाम चीज़ें, जैसे अच्छा आज एक वजीर हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी पायलट थे एक बयान दे के कि जनाब इन सब की संदें जाली हैं, सबको नौकरियों से निकलवाया, सबको फारग किया, हमारी एयरलाइन को बिठा दिया। आज उन्होंने एक दूसरा तारीखी बयान जारी किया, उन्होंने कहा जी कि 70% पाकिस्तानियों को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। यार ये जहाज चलाने वाले हैं, ये खुद जहाज है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि क्या बयान दे रहे हैं आप। यानी मुझे ये बताएं कि आटा, चीनी, घी, रोज लोग आके हमें कहते हैं चीनी कि यार ये रात को इसकी कीमत हो रहा है, सुबह हो रहा है, हर घर इससे मुतासर है। बिजली के बिल जहाँ गैस आ नहीं रही वहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, आप दे रहे हैं। तो खुदा के लिए इन इंडिकेटर्स को देखें, अवाम के मसाइल को देखें। लेकिन अगर आप आंखें बंद कर लेंगे ऐसा मसला ये सब है ठीक कि है। गवर्नमेंट जो है ना आज भी कमिटेड है, उसका ये कहना है कि हालात बहुत अच्छे हैं। आज फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट है, वो बहुत ज्यादा मेरा ख्याल इसको गर्दिश कर रही है। उसमें उन्होंने पूरे मुल्कों की लिस्ट दी कि जहां पाकिस्तानी नौकरी के लिए जा रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे ना होते तो लोगों को बाहर क्यों नौकरियां मिलती? सर एक सवाल है आपको, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आ जाना। दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये देखें, नौकरियां पढ़ रही हैं पाकिस्तानियों को, अब लोग पूरी दुनिया से लेना चाहते हैं, और आपको फिर भी महसूस हो रहा है कि गलत है। तो इशारे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो सब जितने भी वादे इस हुकूमत ने किए थे, काश कि उनमें से कोई एक वादा भी जो है वो पूरा करना तो दूर की बात है, वो पूरा करने की नीयत भी ये रखते या नीयत का इजहार भी ये कर देते। ये जो नौकरियों की आपने बात की है, ये 1 करोड़ नौकरियों की बात हुकूमत ने की थी जब ये अपोजिशन में थे इमरान खान साहब ने, कंटेनर पे भी और हर जगह। आज जो वर्क फोर्स पाकिस्तान से बाहर जा रही है काम करने के लिए, और ये हमारे तकरीबन कोई 80 या 90 लाख पाकिस्तानी ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनमें चंद हज़ार या कोई मजीद 1 लाख कह लें आप, 70-80 हज़ार कह लें, जो भी कह लें, ये लोग अगर दोबारा बाहर जा रहे हैं या 10,26,000 जी 10 लाख ये अगर वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास अगर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इसका क्या मुवाजना आप उन नौकरियों से कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने कंटेनर पे कहा था चढ़ के कि ये नौकरियां मैं पाकिस्तानियों को दूंगा? हो सकता है ये कहा हो कि बाहर मिलेगी नौकरियां आपको 1 करोड़। बहरहाल ये उनकी बातें लोगों को भी पता है, उन्हें भी समझ है। मैं सिर्फ एक अहम इशू जो भी थोड़ी देर पहले मैंने टैलेंट है तो बाहर जा रहा है ना सर। टैलेंट पाकिस्तान के लोगों में तो कोई शक नहीं। कौम को मैंने दुनिया के जिन ममालिक में भी पाकिस्तानियों को काम करते देखा है, मिडल ईस्ट में देखा है, वर्किंग क्लास से लेके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IT एक्सपर्ट, उसमें कोई शक नहीं है। ये हमारी कमजोरी है हमारी कि हम पाकिस्तान में उनको वो मौके नहीं दे सके, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे सके। सहाने ख्वाब ज़रूर दिखाते हैं कि जनाब 1 करोड़ नौकरियाँ हम आपको देंगे, आप यूथ है, मुझे आपकी बड़ी फिक्र है और मैं तकदीर बदल दूंगा, मैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान कर दूंगा। और जब वक्त आता है तो आप बेड़ा गर्क कर देते हैं पूरे निज़ाम का, जो सिस्टम चल रहा है उसको भी आप रोक देते हैं, लोगों की रोजी रोटी जो लगी हुई है उस पर भी आप लात मार देते हैं। लेकिन मैं आपकी इजाज़त से एक इंतहाई अहम इशू, चूँकि आज इस्लामाबाद में ये 5-6 हज़ार जो असातिज़ा हैं वो आज कौमी असम्बली के सामने सरापा एहतजाज थे, और आप फतियाना साहब भी बात करेंगे। जी मैं भी वहाँ पे गया था, चूँकि मैं बराह रास्त जब वज़ीर था तो ये एजुकेशन का महकमा जो है ये मेरी वजारत से मुंसलिक था। तो सब एक इदारा है जो वजारत तालीम के अंडर है अभी, और पाकिस्तान इस्लामाबाद के तमाम स्कूलों और कॉलेजेस को हेड करता है, जिसे कहते हैं फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ठीक, अभी जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है गवर्नमेंट ने, उसमें इस इदारे को उन्होंने मुंसलिक कर दिया है MCI यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इस्लामाबाद, मेयर के अंडर हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? पहला सवाल ये है कि पहला सवाल ये है कि क्या MCI के इदारे को इस कदर डेवलप कर चुकी है गवर्नमेंट या करेगी कि उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो 423 इस्लामाबाद के बेहतरीन कॉलेजेस और स्कूल्स को मैनेज कर सके? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि वो तो एक ऑर्डिनेंस के जरिए आपने किया, उसमें भी हमें एतराज़ है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि MCI के पास फिल वक्त इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरे डायरेक्टरेट को मैनेज कर सके, नहीं कर सकती। एक तो इस पर हमें एहतजाज है और एतराज़ है। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो सब आपके लिए भी शायद और नाजरीन के लिए तो बिल्कुल ये मालूमात होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जिसके अंडर ये FDE है, उसके वजीर हैं शफकत महमूद साहब। शफकत महमूद साहब एक ज़माने में 90s में इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, तो मैं उन्हें इस्लामाबाद का लोकल समझता हूँ। जो FDE के डायरेक्टर हैं वो भी हमारे इस्लामाबाद से हैं और बहुत काबिल अफसर हैं। इसी तरह जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के,
वो खुद इन इदारों के ICB के पड़े हुए हैं, एक वैसे- मेरे हम असर है। उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या एक ये मिनट, किया जा रहा है कि एक शायद मिनट। मराहत वापस ले ली एक जाएगी मिनट। टीचर से, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं, इंश्योर मराहत किया नहीं। है कि कोई मराहत वापस ही ली नहीं जाएगी। सर, नहीं, अगली बात तो सुन लेना। मैं कह रहा था कि वो एडिशनल सेक्रेटरी साहब भी ICB यानी EC सिस्टम के पड़े हुए हैं, मेरे हम असर हैं, हम एक ही, मतलब मैं उसे दूसरे कॉलेज में था, वो दूसरे में थे, लेकिन टाइम एक है, काबिल अफसर है। इन तीनों लोगों के वहां बैठे हुए आपने 23 मॉडल कॉलेजेस, जिसमें हर कॉलेज में कम से कम 5000 स्टूडेंट मौजूद है, आपने फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिसका ना कोई नाम है, ना कोई सिरा है, ना कोई नड़ी है, ना डटा है, उसको स्पुर्द कर दिया है। ग्रेड 19 को ऑफिसरों से हेड कर रहा है, और ये जो मॉडल कॉलेजेस हैं 33, इनके प्रिंसिपल 21वें ग्रेड में भी हैं। किस असूल के तहत, किस मकसद के तहत? और इसके लिए मैं आखिरी बात कि मैं कहूँगा जो मिनिस्टर एजुकेशन के उन्हें भी और बाकी अफसरान को भी कि ये हम होने नहीं देंगे, बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलें। इस्लामाबाद के बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें ज्यादा बंद करें आप। टीचर्स को भी सड़कों पे ले आए। जी, मैं गुजारिश करूंगा, मैं चंद मिनट लूंगा तीनों सवालों का जवाब। महंगाई, 55% लोग देहात में रहते हैं, 45% लेबर फोर्स, वर्क फोर्स देहात में है। फसलों की कीमत बढ़ने से वहाँ खुशहाली आई है और महंगाई का असर इतना ज़्यादा नहीं हुआ। सर वहाँ पे सबसे ज्यादा महंगाई है सर, यानी कभी रूरल एरिया में महंगाई थी ही नहीं, यहाँ 11% वहाँ पे। मेरी यार सुन लें कि अगर उसका 1000 रुपया रेट बिल बढ़ गया है इनपुट्स का, तो 5000 रुपये इनकम भी आ गई है, तो उसका मैंने देखा है, मैं खुद देहाती आदमी हूँ। दूसरा एक तो ये कि देहात पर असर कम हुआ है, कारोबारी तबके पे कोई असर नहीं है, सिर्फ मुलाजमत पेशा लोगों पे असर है, जिसकी तनख्वाहें और हम बढ़ा के ये नहीं सर, कारोबारी तबका आपका क्या ख्याल है कि उनको फ्री तेल मिलता है सर? नहीं, उनको कुकिंग ऑयल फ्री मिलता है, आटा फ्री मिलता है, चीनी फ्री मिलती है, जो चीज 500 की दवाइयां फ्री, उन्होंने अगर 600 की बेची तो उनका काम वही फिट हो गया। तो कारोबारी और देहाती इलाकों में सारे लैंडलॉर्ड नहीं है सर जनाब। अच्छा, छोटी सी बात गरीब लोग हैं। छोटी सी बात कर फतेहाना साहब, एक छोटी सी मेरा सवाल है, क्योंकि मैं खुद मतलब एक रूरल बैकग्राउंड से और जमींदार बैकग्राउंड से हूँ, जमींदार फैमिली से हूँ। फतेहाना साहब, मेरी गुजारिश ये है कि जमींदार को, मैं जनरल फसलों की बात कर रहा हूँ, गन्ना और सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा, गंदम की, जो फसल की कीमत उसको उसकी ज़मीन पे मिलती है ना जी, वो अगर 10 रुपए किलो मिल रही है, बाजार में वो चीज़ 200 रुपए किलो है। ठीक है, ये मेरा बुनियादी एतराज भी है और हकीकत भी है। अगर फार्मर को मिल रहा हो ना 180 रुपए किलो, तो फिर मैं भी खुश हूँ, क्योंकि फार्मर खुश है। सिर्फ कारोबारी तबका, काश्तकार तबका खसारे में नहीं है और महंगाई का ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तनख्वाहदार तबके पे है, उसको हम तनख्वाहें बढ़ा के गुजारा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम किसान मार्केट्स लगा रहे हैं, उससे मिडिल मैन का रोल कम हो जाएगा, उससे भी लोगों को सस्ता सामान मिलेगा। दूसरी बात रोज़गार की है, हमने 1 करोड़ नौकरी की नहीं, 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात की है। ठीक है, वो रोज़गार प्राइवेट सेक्टर में भी है, सरकारी सतह पे भी है, ओवरसीज पाकिस्तान से बाहर 10-10.5 लाख लोग चले गए हैं। और इसके साथ साथ ये गए कहाँ है, देखें नाइजीरिया कोई बात नहीं, कहीं नौकरी मिली ना, उसकी वजह है कि पाकिस्तान में तालीम का म्यार और स्किल डेवलपमेंट हमने इतनी बेहतर कर दी है। इंडियन दूसरी तरफ ट्यूटर का चीफ भी बन गया सर। जी, मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तानी लेबर और वर्क फोर्स और पढ़े लिखे लोगों की मांग इसलिए बाहर बढ़ी है कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं है जो जा रहे हैं, हर किस्म के लोग, हमने स्किल डेवलपमेंट भी कर दी ना, स्किल भी आप नीति डेवलप कर ली, जाके लोग ईरान भी जा रहे हैं, लोग नाइजीरिया भी जा रहे हैं, हकीकत है, ये मानना पड़ेगा इस बात को। और तीसरा ये है कि वोट को इज्जत दो, इनका नारा है। अगर हम म्यूनसिपल इदारों को दे रहे हैं, ये इदारे तालीम के, तो इनको क्या तकलीफ हो सकती है? इनको पहले ही पता लग गया कि बल्दियाती इलेक्शन हार जाएगी नून लीग इस्लामाबाद में। तो मेरा ख्याल है कि मुंतखब लोगों को मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान के कहने पर तो तालीमी निज़ाम को बॉडीज के इलेक्शन करवा रहे हैं सर आप, ये वोट की इज्जत की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीछे हट जाए तो आप तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी ना करवाएं। नहीं, हम तो करवा रहे हैं और बिल पार्लियामेंट में लेके आए। मैं तो फतेहाना साहब से गुजारिश करूंगा कि ऑर्डिनेंस रातों रात करने की बजाय लोकल बॉडीज का बिल आप लेके आए पार्लियामेंट में, मैं देखूं कि इस्लामाबाद के नुमाइंदे उसके बारे में क्या कहते हैं और आपकी अपोजिशन उसके बारे में क्या कह रही है, ताकि बहस के बाद उसको पास। किसी जगह जमाती इलेक्शन हो रहे हैं, किसी जगह गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो रहे हैं। आप खुसूसी फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।